स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड थर्ड वीडियो की बात करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ स्टमन एंड एंथर और स्टमन की बात की थी। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक पॉइंट माइंड में क्लियर रखना होगा कि किसी भी टाइप के फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी स्ट्रक्चर आप अपनी बुक में देखते हो, मोस्टली जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, वो आपको फुल्ली डेवलप्ड प्लांट की स्ट्रक्चर है। समझ में आया मेरी बात? इसका मतलब हुआ कि वो जो फ्लावर आपको दिखाया जा रहा है वो उसका डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। ये सभी को पता है कि जैसे जैसे प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स बनते जाते हैं, वो एक ही दिन में तो बनते नहीं हैं। वो प्लांट के पार्ट्स ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं और उसके अंदर एक एक स्ट्रक्चर बनती जाती है। उसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंथर की स्ट्रक्चर थी, प्राइमरी क्या थी, वो इस तरीके से थी। फिर धीरे धीरे उसकी स्ट्रक्चर बढ़ गई, ऐसी हो गई। फिर स्ट्रक्चर क्या हो गई, और बढ़ गई। तो क्या हो रहा है, एंथर की स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रेजुअली साइज में बढ़ रही है। उसी तरीके से हम बता सकते हैं स्टमन की साइज बढ़ रही है। ओके, जिस तरीके से आप इन फ्लावर्स के अंदर देख सकते हो, ये देखो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के फ्लावर है, अलग अलग टाइप की इनकी क्या है, साइज है। देखो ये प्राइमरी स्टेज के अंदर है, उसके बाद में ये सेकंड, उसके बाद में ये आपके सामने दिख रहा है थर्ड, उसके बाद में इसकी साइज थोड़ी सी और बड़ी है और इसकी साइज और बड़ी है। अगर इन सभी के अंदर हम देखें, एंथर की स्ट्रक्चर देखें, तो आप सभी को बहुत इजीली इसके अंदर दिखेगा। इसके अंदर एंथर बहुत इजीली विजुअलाइज होते हैं। ये देखो आपको एंथर इसमें दिख रहे हैं आराम से। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो किसकी है, एंथर की। छोटे से एंथर दिख रहे हैं। अगर हम देखते जाते हैं ग्रेजुअली हर के अंदर, तो एंथर की साइज आपको क्या मिलेगी, हर के अंदर अलग अलग टाइप की मिलेगी। इसमें देखो एंथर थोड़े क्या हो गए, और ज्यादा बड़े हो गए। ठीक है, एंथर। इसके अंदर अगर हम देखें इस तरीके से लास्ट वाले के अंदर, तो हर के अंदर क्या मिलेगा, एंथर की साइज और ज्यादा बड़ी मिलेगी। तो इसके अंदर देख सकते हो आप, और बड़ी साइज हो गई किसकी, एंथर की। बहुत इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सारे के सारे क्या है, स्टमन। समझ रहे हो आप? ये सारे स्टमन मिलकर किसको बनाते हैं, एंड्रोसियम को। ये एक क्या हो गया, स्टमन, और इसका ये जो टॉप पार्ट है वो क्या है, एंथर। तो हर के अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर एंथर कितने छोटे हैं और इसके अंदर एंथर की साइज कितनी है, बड़ी है थोड़ी। स्टमन की साइज इसमें छोटी है, धीरे धीरे इसमें बड़ी हो रही है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स बन रहे हैं, सेक्सुअल पार्ट्स बन रहे हैं, वो ग्रेजुअली बनते हैं, ना कि सडन सभी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल सा टर्म है। तो इसका मतलब ये जितनी भी स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, वो धीरे धीरे बनी है। सबसे पहले जब एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय क्या रहता है, अनडिफरेंशिएटेड मास रहता है। किसका, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एंथर। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स किसके अंदर रहता है, एंथर के अंदर। उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहता। मतलब अभी फ्लावर बनने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूं। सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है। और डिवीजन होने से क्या बनती है, दो तरीके की सेल बनती है। एक सेल को हम क्या बोल देते हैं, अपर वाला लेयर, जिसकी सेल्स होती है एपिडर्मिस की सेल्स। और नीचे वाली कौन सी होती है, नीचे वाली सेल्स कौन सी हो गई, जो स्पेशल काइंड का डिवीजन शो करेंगी, उनका नाम हो गया आर्कीस्पोरियल सेल। क्या नाम हो गया, आर्कीस्पोरियल ये सेल। और इनको नाम बोल दिया अपन ने हाइपोडर्मल सेल। कौन सी सेल होगी ये, हाइपोडर्मल। यहां तक आपको क्लियर है कि जब डिवीजन स्टार्ट हुआ तो दो बन गई, एक तो एपिडर्मिस बन गई और एक आर्कीस्पोरियल सेल। सिंपल सा देखो, ये मान लो एक सेल थी, इसके अंदर डिवीजन होने से क्या बन गई, एक तो ऊपर वाला लेयर बन गई और एक क्या बन गई, इसके जस्ट नीचे वाली लेयर बन गई। इस लेयर को अपन ने बोल दिया एपिडर्मिस और नीचे वाले को बोल दिया आर्कीस्पोरियल सेल। कितना क्लियर है? अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हुआ और इसके अंदर क्या बन गई, दो लेयर बन गई। दो लेयर बनने का मतलब इस डिवीजन, कौन सा टाइप का डिवीजन है ये टाइप है पेरिक्लिनल। ये देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म अभी मैं आपको बताऊंगा। दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक को बोलते हैं पेरिक्लिनल और एक को बोलते हैं एंटीक्लिनल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो मान लो ये कोई भी सरफेस है एक सेल की, एक सेल है,
ठीक है। इस सेल का क्या है, ये पेरीफेरी है सेल का। अगर इस पेरीफेरी के पैरेलल अगर डिवीजन हो, पैरेलल का मतलब मान लो डिवीजन स्टार्ट हुआ, इस तरीके से दो सेल बन गई, इस तरीके का अगर पैरेलल डिवीजन हो उसको तो अपन ने क्या बोलना है, पेरिक्लिनल। समझ में आई बात। उसी तरीके से ये दूसरी कंडीशन, जब ये एक सेल है और उसके अंदर इस पेरीफेरी के परपेंडिकुलर अगर डिवीजन हो, इस तरीके से लंबवत हो, परपेंडिकुलर डिवीजन हो, एंगल पे हो, राइट एंगल पे, तो इस तरीके से इसमें कितनी सेल बन गई, ये दो सेल बन गई। तो इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं एंटीक्लिनल। ये दो टाइप के डिवीजन हो गए, एक हो गया पेरिक्लिनल और एक का नाम हो गया एंटीक्लिनल। समझ गया। तो इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर हुआ पेरिक्लिनल। कौन सी सेल्स के अंदर, इस हाइपोडर्मल के। पेरिक्लिनल का मतलब मैंने जैसे इसको बताया था अभी आपको, इसके अंदर डिवीजन हो गया और डिवीजन होने से ये वापस से क्या हो गई, देखो इस तरीके से दो सेल बन गई। समझ में आई ये बात। अब ये जो इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होने से दो टाइप की सेल बनेंगी, एक का नाम तो हो जाएगा पेराइटल सेल। क्या नाम हो जाएगा, पेराइटल सेल। और दूसरी सेल क्या होगी इसके अंदर, जिसका नाम होगा स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस टिश्यू, टिश्यू का मतलब बहुत सारी सेल्स हैं इसके अंदर, ये बन गया स्पोरोजिनस टिश्यू। यहां तक क्लियर है आपको। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर एंथर के अंदर हो रही है प्रोसेस। अब एंथर के अंदर हमने देखा था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जब डिवीजन होता है तो बन जाती है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ऑब्वियसली ये किन का पार्ट रहेगा आगे चलकर, माइक्रोस्पोरेंजियम का रहेगा। ये जो पेराइटल सेल्स हैं, ये पेराइटल सेल्स आगे डिवीजन करेंगी और ये क्या बनाएंगी, 3 वॉल बनाएंगी। 3 वॉल के अंदर सेकंड नंबर जो होगी इसके बाद में जस्ट आ गई वो, उसका नाम क्या होगा, एंडोथीशियम। क्या नाम होगा, एंडोथीशियम। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी आएगी, ये आएगी मिडिल लेयर। और लास्ट कौन सी हो गई, ये टेपिटम। ये 3 लेयर हो गई यहाँ पर। और ये स्पोरोजिनस की जो टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो डिवीजन स्टार्ट करेंगी और वो बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस से क्या बना लेंगी, माइक्रोस्पोर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। माइक्रोस्पोर हम देखते हैं अभी इस पेराइटल सेल से बनने वाली 3 जो लेयर है उसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। ये देखो आपके सामने एक माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम बनाए बने। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये जो आपने सेक्शन कटिंग किया था एंथर का, जब आपने इस तरीके से एक स्टेमन के एंथर का टीएस किया था तो अपने पास ये डायग्राम आया था। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आई है यहाँ पर। इसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम को यहाँ पर अपन ने क्या है, जूम किया है। ठीक है, इसका एनलार्ज डायग्राम हम देख रहे हैं। तो सबसे बाहर अपन को क्या मिल रही है, एपिडर्मिस। उसके जस्ट बाद में जो लेयर आ रही है उसको बोल दिया अपन ने एंडोथीशियम। उसके बाद में नेक्स्ट जो है उसको बोल दिया मिडिल लेयर। और लास्ट इनर वाली कौन सी हो गई, टेपिटम। जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ये चारों लेयर बनती है। और अंदर सबसे अंदर जो टिश्यू है उनका नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिसका नाम हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब कंटिन्यूसली इसकी ग्रोथ होती जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी एक एक लेयर के बारे में। सबसे फर्स्ट जो एपिडर्मिस है, ऑब्वियसली ये क्या है, सबसे बाहर की ओर है। आपको दिख रहा है सबसे बाहर की ओर, ये क्या हो गई, एपिडर्मिस। और ये क्या है, एक ही लेयर है इसके अंदर, तो अपन ने क्या बोल दिया, आउटर मेम्ब्रेन और आउटर कवरिंग है ये। और दूसरा क्या हो गया, ये यूनिलेयर्ड हो गया। और सबसे बाहर की ओर है तो ऑब्वियसली इसका क्या फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन। क्या होगा, इस पूरी की पूरी माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करेगी ये, प्रोटेक्शन। ये इसके 3 बेसिक फंक्शन हो गए किसके, एपिडर्मिस के। ठीक है, सेकंड की हम बात करते हैं एंडोथीशियम। ये इंपॉर्टेंट है। ये एपिडर्मिस के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या रहती है, लार्ज रहती है। ठीक है, लार्ज रहती है। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, दूसरा पॉइंट ये है, न्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड। हर एक सेल के पास क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑब्वियसली इसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है क्योंकि इसके पास सेल्स हैं। और ये क्या हो गई, यूनिलेयर्ड।
ये भी क्या हो गई, सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पर इसकी दिख रही है आपको, ये यूनिलेयर हो गई। इन्हीं ही सेल के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो एक सेल का अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें, ये जो आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर के अंदर क्या रहता है, इनर जो वॉल होती है, ऐसे इनर वॉल्स होती है जिसको हम टेंजेंशियल वॉल बोलते हैं। टेंजेंशियल का मतलब स्पर्श रेखीय, इस तरीके से स्पर्श रेखीय जो वॉल होती है उसकी, वहां पर क्या रहता है, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर का डिपोजिशन रहता है। कौन से फाइबर्स का रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर का, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर का यहाँ पर क्या रहता है, डिपोजिशन रहता है। अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर के कारण क्या होता है, इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, और ये स्पेशल कैरेक्टर कैसा है कि इसके पास नेचर आ जाती है हाइग्रोस्कोपिक की, हाइग्रोस्कोपिक। इसका मतलब ये नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उसको एब्जॉर्ब करने की इसके पास कैपेसिटी है। जब भी एक एंथर पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या आएगा, ड्राइनेस आएगी, वो थोड़ा श्रिंक होगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके अंदर वाटर लॉस होगा। ये सभी को पता है, मेच्योरिटी के अंदर क्या रहता है, प्लांट के पार्ट्स धीरे धीरे श्रिंक होते जाते हैं क्योंकि वाटर लॉस होता जाता है। तो उसकी वजह से इसकी हाइग्रोस्कोपिक एक नेचर होती है, उसकी वजह से इन्हीं एंडोथीशियम की कुछ सेल्स जिनका नाम क्या होता है, स्टोमियम, क्या नाम होता है, स्टोमियम, ये इंपॉर्टेंट है। सम सेल्स ऑफ एंडोथीशियम लाइक स्टोमियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेhiscence ऑफ एंथर। देखो नया पॉइंट है, डेhiscence ऑफ एंथर क्या होता है। देखो जब ये पूरी तरीके से एंथर, ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर एंथर की, इस एंथर की स्ट्रक्चर के डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजियम जो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन जाते हैं जिनको आगे आप पोलन ग्रेन बोलते हो। तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर यहाँ से रिलीज होंगे तो ये वॉल यहाँ से क्या होगी, टूटेगी तो सारे के सारे एंथर यहाँ से, सारे के सारे जो पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। उन बाहर निकलने को हम बोलते हैं डेhiscence ऑफ एंथर, उसका रप्चर होना, फटना। तो इस प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंडोथीशियम की स्टोमियम सेल, उसकी वजह से क्या होता है, डेhiscence ऑफ एंथर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिडिल लेयर की। तीसरा जो पॉइंट है, मिडिल लेयर जो है वो क्या है, जस्ट एंडोथीशियम के नीचे की ओर है। एक से लेकर 3 लेयर होती हैं इसकी, यहाँ पर मैंने आपको बताया है ऑरेंज कलर के अंदर, ये कितनी हो गई, 2 लेयर बनाई है। ऑब्वियसली हर एक सेल के पास न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, और इसका भी काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टेपिटम की, कि टेपिटम का क्या रोल है। टेपिटम जो आपको इसके अंदर दिख रही है, मिडिल लेयर के जस्ट बीनीथ प्रेजेंट है। ये जो मिडिल लेयर दिख रही है आपको, ये मिडिल लेयर, इस मिडिल लेयर के जस्ट बीनीथ क्या प्रेजेंट है, टेपिटम। बाकी जितनी भी सेल्स है उनके कंपैरिजन में जब हम टेपिटम को देखते हैं तो अपन को समझ में आता है कि ये क्या है, थोड़ी सी और सेल के कंपैरिजन में इनकी सेल्स क्या है, लार्ज सेल्स। ठीक है, अब एक सेल लार्ज कैसे हो सकती है कि उसके पास जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या हो, ज्यादा हो, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो। दूसरी बात, तीसरी बात क्या हो सकता है, इसके पास न्यूक्लियस है वो क्या हो, न्यूक्लियस है वो हो लार्ज, न्यूक्लियस क्या हो, लार्ज। बाद में क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो टेपिटम है, इसकी टेपिटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या करता है, एंडोमाइटोसिस, मतलब ये सेल्स है वो एक नई प्रोसेस करती हैं, एंडोमाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और माइटोसिस का मतलब सेल डिवीजन का एक टाइप। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, लेकिन एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं होती है। इसका मतलब उसके अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन का बेसिक पर्पस क्या रहता है कि एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन करना, और इस प्रोसेस के अंदर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, 11th क्लास में पढ़ा आपने। इसका मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो एक तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस रप्चर होता है, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनके अंदर क्या रहता है, ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाती है। समझ में आई मेरी बात, मतलब न तो स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, नई न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा, नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस से अंदर जो प्रेजेंट क्रोमोसोम है वो स्प्लिट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब हर एक सेल डिवीजन के बाद में क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइटोसिस। उसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो एक स्पेशल पॉइंट आ गया किसकी रिगार्डिंग, टेपिटम की रिगार्डिंग, और वो क्या हो गया, ये सेल्स क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, इसलिए इसको अपन ने बोल दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है इसके अंदर कि जो टेपिटम है इसका फंक्शन क्या है फिर, क्योंकि ये साइज में बड़ी है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा है, न्यूक्लियर कंटेंट ज्यादा है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ऑब्वियसली इनका पर्पज एक ही है कि इसके बीनित जो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, स्पोरोजिनस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करना, कि उसके अंदर कुछ सेल्स में ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का फंक्शन करती है और उससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो पूरी तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट देना, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है उसको नरिशमेंट देने का काम किसका होता है, टेपिटम का। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या आ गया फिर टेपिटम का, इसको क्या प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन। ये नरिश करेगी किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को एज वेल एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, ताकि क्या बन सके, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब इसके दो टाइप होते हैं टेपिटम के, टेपिटम के दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है टेपिटम का, उस टाइप को हम बोलते हैं अमीबॉइड टेपिटम। कौन सा टाइप हो गया, अमीबॉइड टाइप। ठीक है, और दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर टाइप। सबसे पहला टाइप देखते हैं पहले। अमीबॉइड टाइप में क्या होता है, एक प्लांट है जिसका नाम है टाइफा, उस प्लांट की जो टेपिटम है उसका ये नेचर है। एक दो प्लांट और ऐसे जिनके अंदर ये स्पेशल टाइप की अमीबॉइड टाइप ऑफ टेपिटम प्रेजेंट है, सभी प्लांट्स में नहीं होती है, उन दो प्लांट्स के अंदर है, एक एलिज्मा और एक टाइफा। उनके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये टेपिटम की अलग अलग सेल्स है सारी, इनके बीच की जो ये वॉल है वो क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। समझ में आई बात, इसकी अंदर की जो वॉल है वो डिजोल्व हो जाती है, तो सारे के सारे न्यूक्लियस आराम से मूव करते रहेंगे और पूरी तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो बीच में क्या आ जाएगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ जाएगा, इसलिए इसको पेरीप्लाज्मिक टाइप ऑफ टेपिटम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जिस तरीके से अमीबा मूव करता है, अमीबा आप सभी को पता है स्यूडोपोडिया से मूव करता है, एक स्पेशल उसके अंदर क्या रहते हैं, फाल्स फिट रहते हैं, उससे मूव करता है, उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पर फूड कंटेंट है और यहाँ पर अगर अमीबा है तो वो इसके पास डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, वो क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा और लास्ट तक फूड के पास पहुंचेगा। इसी तरीके से क्या है, सेम प्रोसेस इस टेपिटम में होगी, ये भी अमीबा की तरह धीरे धीरे मूव करती है, कहां पर आ जाएंगी, सेंटर के पास। ठीक है, और नरिशमेंट किसको देंगी, स्पोरोजिनस टिश्यू को। सिंपल सी टाइप है ये, किसका है, अमीबॉइड टाइप ऑफ टेपिटम। दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर। ये देखो, सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर का मतलब ये क्या करती है, ये सेल्स कोई डिलेमिनेट नहीं होती है, कोई टूटती नहीं है, बल्कि ये जहां पर होती है वहीं से क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट सिक्रेट करती है, जिसको यूटिलाइज किया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू के थ्रू, और फिर क्या बनता जाता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सिक्रेटरी इसको इसलिए बोला क्योंकि ये कुछ कंटेंट को रिलीज करती है, सिक्रेट करती है। ठीक है, अब वो कंटेंट क्या क्या है वो बताऊं मैं आपको। पहला कंटेंट ये क्या करती है, रिलीज करते हैं एंजाइम जिसका नाम होता है केलेज। क्या नाम होता है, केलेज। आगे आप पढ़ोगे पोलन ग्रेन टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसको बोलते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड की स्ट्रक्चर के अंदर एक प्लग रहता है, एक डिपोजिशन रहता है केलोज का। उस केलोज के डिपोजिशन को तोड़ने के लिए, ताकि माइक्रोस्पोर लिबरेट हो सके, वो एंजाइम कौन सा होता है, केलेज, और उसको रिलीज कौन करेगा, टेपिटम। ठीक है, तो केलेज एंजाइम को रिलीज कौन करेगा, टेपिटम। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ क्या करती है, ऑयली कंटेंट को रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, ऑयली कंटेंट को, जो किस नेचर का होता है, स्टिकी नेचर का, चिपचिपा होता है, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या रहता है, कैरोटीनॉइड्स। तो कुछ प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं, जैसे मान लो पोलन ग्रेन है, कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन का जो आउटर एक्साइन होता है, वहां पर क्या रहते हैं, कुछ पिट्स रहते हैं,
खांच रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, उसके अंदर ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। उसकी वजह से ये पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट है मोस्टली के अंदर क्या रहता है, ये ऑयली कंटेंट उस गड्ढों के अंदर क्या रहता है, कलेक्ट हो जाता है, ताकि इंसेक्ट क्या आए और वो चिपक जाए, ताकि वो पोलिनेशन में काम में आ सके। इस ऑयली कंटेंट का नाम क्या होता है, पोलन किट। क्या नाम होता है, पोलन किट। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। नेक्स्ट, बहुत सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको भी रिलीज करती है, ताकि क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड टाइप हार्मोन। और लास्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो है कि एक ऐसा कंटेंट रिलीज करती है जो एक पोलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जो एक हर पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, आउटर एग्जाइन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन ऑक्सीडेटिव पॉलीमर है किसका, कैरोटीनॉइड्स का। उसको रिलीज कौन करता है, उसको कौन बनाता है, ये सिक्रेटरी ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ टेपिटम। ये जाके डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, इसके ऊपर, पोलन ग्रेन की एग्जाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और हो गया कि ये किसको रिलीज करेगा, स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन होता है, ये स्पोरोपोलिनिन इसको क्या करेगा, एडवर्स कंडीशन में, पोलन ग्रेन को क्या करेगा, एडवर्स कंडीशन में बचाएगा, सेव करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, जितने भी माइक्रोबियल एक्शंस है या फिर कोई एंजाइमेटिक एक्शंस है उससे पोलन ग्रेन को बचाएगा, ताकि पोलन ग्रेन बहुत लंबे समय तक संरक्षित रह सके, कंजर्व रह सके। ये कंजर्वेशन के अंदर रोल किसका हो गया, फिर स्पोरोपोलिनिन का। और ये स्पोरोपोलिनिन किसने बनाया, इस सिक्रेटरी ग्लैंडुलर सेल ने जो रिलीज किया, जो कंटेंट जिसको हम बोलते हैं यूबिस ग्रेन्यूल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यूबिस ग्रेन्यूल कुछ ऐसा ऑयली कंटेंट होता है, वो ऑयली कंटेंट जाके डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, पोलन ग्रेन की आउटर एग्जाइन के ऊपर, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 वॉल्व के बारे में अपन ने पढ़ा इसके अंदर। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और ये किस तरीके से होता है, जो अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया है। अगले वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।